जंबो आईएएस में आप सबका स्वागत है और आप सबका स्वागत है हमारी इस लेक्चर श्रृंखला में जिसका नाम है दैनिक समाचार संक्षिप्त में। इस लेक्चर श्रृंखला का उद्देश्य ये है कि हम हर रोज उस दिन के समाचारों को, मुख्य समाचारों को कवर करेंगे मात्र 20 मिनट में। और ये जो समाचार होंगे ये मुख्य होंगे सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समाचार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके लिए इनको कवर करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। परंतु मैं ये जानता हूं, क्योंकि आप सिविल सेवा परीक्षा के छात्र हैं तो आपके लिए समय भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और कीमती है। तो इस कीमती समय में से आपको बस मात्र 20 मिनट निकालने होंगे, पर आपके उस दिन के जो समाचार हैं, जो मुख्य समाचार हैं, आपकी सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो मुख्य समाचार हैं, वो कवर हो जाएंगे। चलिए, आज हम करेंगे 10 अगस्त 2024 के मुख्य समाचार। और आज के कौन से मुख्य समाचार हैं, जरा नजर डालते हैं विषय सूची पे। तो चलिए, सबसे पहले मोहम्मद यूनिस कौन है? मोहम्मद यूनिस का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी शेख हसीना बाहर हुई हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं रही हैं। वहां पे एक टेम्पररी सी सरकार बनाई गई है। उस टेम्पररी सरकार को के अध्यक्ष होंगे मोहम्मद यूनिस। तो ये मोहम्मद यूनिस कौन है? मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में तो बहुत लोकप्रिय हैं। इनकी बांग्लादेश की तरफ बहुत सारा इनका योगदान है, बांग्लादेश की तरक्की में इनका बहुत ज्यादा योगदान है और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। तो मोहम्मद यूनिस बहुत लोकप्रिय, बहुत जाने माने, बहुत प्रख्यात व्यक्ति हैं बांग्लादेश के। और जितने भी ये जो छात्र प्रोटेस्टर्स थे, ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने भी मांग की थी कि मोहम्मद यूनिस को ही बनाया जाए देश की इस टेम्पररी सरकार का अध्यक्ष। तो हम जानेंगे मोहम्मद यूनिस कौन है और उनका क्या योगदान है और इन्हें नोबेल पीस प्राइज क्यों मिला था। चलिए, दूसरा है गूगल के खिलाफ अमरीकी एंटी ट्रस्ट फैसला। अब ये जो खबर है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे एंटी ट्रस्ट कानून क्या होते हैं और इन एंटी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन किया गूगल ने अमेरिका में। और इसका जो इसका जो इम्पैक्ट है ये भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत में भी गूगल के खिलाफ कुछ ऐसे ही आरोप हैं। तो इसीलिए इस खबर को करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर तीसरे पायदान पे हम करेंगे विशेषाधिकार प्रस्ताव। ऑपोजिशन पार्टी जितनी भी हैं, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो बहुत ही बड़े नेता हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने नोटिस दिया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने बीजेपी के 4 नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अब ये विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, ये संसदीय प्रक्रिया में कहाँ होता है, ये क्या है, ये इस सब चीज को हम देखेंगे। और अंत में हम करेंगे सीएए कागजी कार्रवाई सरल की गई। सीएए आप लोग जानते हैं, नागरिकता संशोधन कानून, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं, 2014 से पहले अगर वो भारत आए हैं तो उनको नागरिकता देने का कानून है ये, और उनके लिए नागरिकता सरल कर दी गई है। तो इसमें कुछ अभी फेरबदल हुआ है तो उसको हम देखेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के सीधा शुरुआत करते हैं, मोहम्मद यूनिस कौन है? तो देखिए, मोहम्मद यूनिस को जो आपका सूक्ष्म ऋण होता है, माइक्रो फाइनेंस जिसे हम कहते हैं, सूक्ष्म ऋण जो आपका होता है उसके पिता भी इन्हें कहा जाता है। मोहम्मद यूनिस का बांग्लादेश में गरीबी कम करने में बहुत बड़ा योगदान है। इन्हें माइक्रो फाइनेंस का पिता कहा जाता है। इन्होंने गरीबों को माइक्रो फाइनेंस की एक प्रक्रिया बनाई थी कि गरीबों को कैसे माइक्रो फाइनेंस आसानी से मिल सकता है, और जिसके लिए इन्होंने ग्रामीण बैंक की शुरुआत भी की थी। तो इसी के लिए इन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। तो माइक्रो फाइनेंस के पिता के रूप में भी जाने जाने वाले मोहम्मद यूनिस ने हाल ही में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली है। शेख हसीना के 15 साल के शासन को गिराने वाले युवा प्रदर्शनकारी चाहते थे कि मोहम्मद यूनिस ही देश की कमान संभाले, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया ये बहुत प्रख्यात हैं और इनका काफी इन मान्यता है इनकी, लोग इन्हें बहुत मानते हैं। 2009 में शेख हसीना के खिलाफ इनका झगड़ा शुरू हुआ था, पर इनकी शेख हसीना से नहीं बनती थी। 2009 में इनका झगड़ा शुरू हो गया था जब शेख हसीना जब सत्ता में वापस आई थी 2009 में, तो उन्होंने बहुत सारे आपराधिक मामलों के केस मोहम्मद यूनिस के खिलाफ खोल दिए थे। अब जब शेख हसीना बाहर हो गई हैं तो मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश वापस आए हैं। इन आपराधिक मामलों से बचने के लिए इन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, परंतु अब ये वापस आ चुके हैं।
चलिए, ये तो होगी राजनीति, इसमें हमें नहीं पढ़ना है, बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में हमें इतना ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है। पर मोहम्मद यूनुस के जो योगदान है, उसके बारे में हमें ज़रूर जानकारी रखनी है। तो मोहम्मद यूनुस के बारे में संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद यूनुस देखा जाए तो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है? मोहम्मद यूनुस ने 1971 में वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की और 1971 वही वर्ष है जिस वर्ष में बांग्लादेश आजाद हुआ था। बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और मोहम्मद यूनुस उस वक्त बांग्लादेश के जन्म की भी काफी सिविल सोसाइटी के जो जितने भी लोग हैं अमेरिका में बहुत पैरवी कर रहे थे कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होना चाहिए। 1976 में 1974-75 में ये अपने देश भी लौटते हैं। अपने देश लौटने के बाद यूनुस ने चट्टगांव विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हुए, परंतु उससे पहले कुछ समय वह बांग्लादेश के प्लानिंग कमीशन योजना आयोग में भी इन्होंने काम किया क्योंकि अर्थशास्त्री थे। अब देखिए, जब ये बांग्लादेश वापस आए तो बांग्लादेश में सूखा पड़ गया था और सूखा पड़ने के कारण भूखमरी फैल गई थी जिससे बहुत सारे गरीब लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह घटना बहुत दुखद थी और मोहम्मद यूनुस ने सोचा कि गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए लोगों के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उनकी अर्थशास्त्र की डिग्री का कोई फायदा नहीं यदि वे अपने देश में गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पर उन्होंने सूक्ष्म ऋण यानी कि माइक्रो फाइनेंस का जो आइडिया है उसको जमीन पे उतारा और उसके लिए उन्होंने शुरुआत की ग्रामीण बैंक की। 1976 में बस टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए चट्टगांव में इन्होंने ग्रामीण बैंक की शुरुआत करी और 1983 में ये एक पूर्णतः बैंक बन गया था। अब ग्रामीण बैंक क्या है इसके बारे में भी जानते हैं क्योंकि ग्रामीण बैंक का जो सफलता रही है उससे प्रेरणा जितने भी देश हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं उन सब ने उससे प्रेरणा ली है। भारत ने भी प्रेरणा, माना यह जाता है कि माइक्रो फाइनेंस ग्रामीण बैंक से सीख के ही भारत ने अपने देश में लागू किया था। तो ये ग्रामीण बैंक क्या है, 1976 में मैंने आपको बताया चट्टगांव में एक परियोजना के रूप में इसे शुरू किया, 1983 में पूर्ण बैंक बना दिया। यह जो है ये बैंक, ये ना देखा जाए तो गरीबों को, महिलाओं को और सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर तबके हैं उन्हें अ, बिना कुछ गिरवी रखे कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। गरीबों को ऋण प्रदान करता है, ब्याज दर कम होता है, उन्हें कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। जून 2024 तक ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के लगभग 94% गांवों में काम करता है। ग्रामीण बैंक अत्यंत सफल रहा है बांग्लादेश में। यूनेस्को 2006 में ग्रामीण बैंक की स्थापना और अग्रणी सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म वित्त के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ठीक है। ग्रामीण बैंक मॉडल की विकासशील दुनिया में महिलाओं के साथ उनके केंद्र में सतत विकास पहल संचालित करने के तरीके के रूप में दोहराया भी गया है। और विकासशील दुनिया, विकासशील देश जैसे भारत भी एक विकासशील देश है, बहुत सारे अन्य देशों में जो गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं वहां ये ग्रामीण बैंक के मॉडल को लागू किया गया और काम भी आया। ठीक है, चलिए, इतना ही जानना है हमें मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक के बारे में। अब आ जाते हैं सीधा गूगल के खिलाफ अमरीकी एंटी ट्रस्ट फैसला। अब एंटी ट्रस्ट क्या है मैं आऊंगा उस पर, पहले एक बार देख लेते हैं कि समाचारों में क्या है। तो अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कोलंबिया के न्यायाधीश अमित मेहता, जी हाँ, भारतीय मूल के अमित मेहता, भारतीय मूल के लोगों ने यूएसए में बहुत तरक्की की है अमेरिका में। चलिए, तो ये न्यायाधीश हैं अमित मेहता, इन्होंने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गूगल एक एकाधिकारवादी है और इसने अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए और मजबूत करने के लिए एकाधिकारवादी के रूप में काम भी किया है। और एंटी ट्रस्ट ऐसे कानून होते हैं या एंटी ट्रस्ट कानून ऐसे कानून होते हैं जो किसी भी एक कंपनी को एकाधिकारवादी नहीं बनने देते, या एकाधिकारवादी अगर वह कंपनी तो उसके एकाधिकारवादी होने का नुकसान छोटी कंपनियों को ना हो, यही चीज रोकता है एंटी ट्रस्ट कानून। अगर एंटी ट्रस्ट कानून की परिभाषा देखी जाए तो एंटी ट्रस्ट कानून ऐसे नियम हैं जो किसी विशेष फर्म या कंपनी को की बाजार शक्ति को सीमित करते हैं ताकि बाजार में सभी कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा सके। कोई भी एक कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी ना हो जाए कि वो अपने बड़े होने का फायदा उठाए और छोटी कंपनियों को नीचे ही रहने दे, उसका गलत इस्तेमाल ना करे। अब ये होते हैं एंटी ट्रस्ट कानून। और ये न्यायाधीश ने कहा है, अमेरिकी न्यायाधीश ने कहा है कि गूगल ने इन एंटी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन किया है। अब मुद्दा क्या है?
देखिए, गूगल की बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे कि गूगल जो सर्च इंजन है ना? तो गूगल सर्च इंजन है आपका, उसी पे आप सब कुछ खोज वगैरह करते हो, गूगल करते हो। अब देखिए दुनिया में बहुत सारे सर्च इंजन हैं, पर गूगल की सेटिंग है बहुत सारी फ़ोन कंपनियाँ बनाने वाली, जितने भी हैं कंपनियाँ, जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, जितनी भी ये फ़ोन बनाने वाली कंपनियाँ हैं, इनकी गूगल के साथ सेटिंग है। तो जब भी आप सैमसंग का या एप्पल का फ़ोन खरीदते हो, तो उसमें गूगल की ऐप्स पहले से ही डाउनलोडेड होती है और उन्हें आप डिलीट भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप कोई और सर्च इंजन देखना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो गूगल कर सकते हो आप, पर गूगल भी आपको करना ही पड़ेगा, गूगल हटेगा नहीं। डिफ़ॉल्ट इसे कहते हैं कि पहले से ही मौजूद होता है गूगल आपके हर एक फ़ोन में। तो गूगल अपनी इस इस एकाधिकार को, या एकाधिकार भी नहीं कहना चाहिए, गूगल अपनी इस सशक्त जो उसकी पोज़ीशन है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है और बाकी छोटे सर्च इंजन्स हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अब गूगल के इस कारनामे की वजह से अमेरिका के न्याय विभाग और कई राज्यों ने एप्पल और सैमसंग और जैसे इन सारी कंपनियों का हवाला देते हुए इनके खिलाफ मुकदमे भी दायर किए थे। उन्हीं मुकदमों में से एक मुकदमा था ये, जो अमित मेहता सुन रहे थे और उन्होंने गूगल के खिलाफ फैसला दिया है। आपको पता है, ऐसे ही कुछ मुकदमे या ऐसे ही कुछ मुद्दे भारत में भी गूगल के खिलाफ चल रहे हैं। भारत की स्थिति क्या है? देखिए, भारत में एंटी ट्रस्ट कानूनों को लागू करने की जो आयोग है, उसका नाम है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसने 2022 में गूगल पर एक जुर्माना लगाया था, 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। और उन्होंने भी यही कहा था कि जितने भी एंड्रॉयड फोन हैं, उसमें गूगल की ऐप पहले से ही इंस्टॉल होती है, डिलीट नहीं हो सकती है। लोगों के पास विकल्प ही नहीं होता गूगल के अलावा किसी चीज का। तो गूगल अपनी सशक्त पोजीशन को का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और आने वाले समय में गूगल और गूगल जैसी कई कंपनियां ऐसा ना कर सके, उसके लिए भारत एक कानून भी लेके आ रहा है। कॉरपोरेट मामलों मंत्रालय ने मार्च में प्रतिस्पर्धा विधेयक जारी किया है, और अगर ये अधिनियम बन गया, तो बड़ी-बड़ी कंपनियां, जिन्हें हम प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम कहेंगे, एसएसडीई, सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम, तो ये बड़ी-बड़ी वो कंपनियां होंगी जिन पे कुछ बहुत ही ज्यादा रोकथाम लगाई जाएगी भारत सरकार द्वारा, ताकि ये अपनी सशक्त पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना कर सके। गूगल उनमें से एक होगा, ऐसे ही फेसबुक भी होगा, एप्पल भी होगा। तो अगर ये विधेयक अधिनियम बन जाता है, तो भारतीय सरकार पहले ही इन बड़ी कंपनियों पे लगाम कसने की तैयारी कर चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव। अब विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होते हैं, वो करने से पहले पहले देखते हैं समाचारों में क्या है, ये समाचारों में आए ही क्यों। तो संसद के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा है कि उन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिए हैं। 4 भाजपा नेताओं के खिलाफ ये नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव होते क्या हैं? तो देखिए, जितने भी संसद के सदस्य हैं, उनके कुछ विशेष अधिकार हैं। उन विशेषाधिकारों का यदि उल्लंघन होता है, तो जो उनका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया जाता है। अब विशेषाधिकार प्रस्ताव एक प्रक्रियात्मक उपकरण है, जो सदस्यों को विशेषाधिकार हनन या सदन गणना के किसी भी मामले को सदन के संज्ञान में लाने की अनुमति देता है। अब देखिए, जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने वेयनाड दुर्घटना, जो केरल में वेयनाड दुर्घटना घटी है, उसमें अपने जवाबों में जनता को गुमराह किया है, उन्होंने कुछ झूठ बातें कही हैं। और संसद के सदस्यों को यदि आप झूठ बोलेंगे, तो आप उनकी अवमानना कर रहे हैं, आप उनका मान नहीं रख रहे हैं, उनके विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि ये संसद के सदस्यों का अधिकार है कि उनके सामने सब कुछ संसद में सच-सच रखा जाए। परंतु आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं, इसीलिए आप हमारे विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसीलिए आपके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा रहा है। ऐसे ही कुछ जो आप कहेंगे कि जो आरोप हैं, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी दिए हैं। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव ये होता है। अब ये प्रस्ताव तभी होगा यदि, कहीं भी आ सकता है ये प्रस्ताव,
ठीक है? ये लोकसभा में भी आ सकता है, ये राज्यसभा में भी आ सकता है। तो लोकसभा में यदि कुछ हुआ है तो लोकसभा में होगा, राज्यसभा में कुछ हुआ है तो राज्यसभा में होगा, ठीक है? परंतु इस प्रस्ताव को आने के लिए उस सभा के सभापति की अनुमति चाहिए होती है। तो लोकसभा के सभापति की अनुमति चाहिए होगी, स्पीकर की अनुमति या चेयरमैन की अनुमति चाहिए होगी। जब ये स्पीकर इस चीज की अनुमति दे देता है तो एक तो चर्चा होती है विशेषाधिकार के उल्लंघनों की। यदि मान लीजिए अमित शाह जी के खिलाफ जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है उसे मान लिया जाता है सभापति द्वारा, जिसके मुझे लगता है कि कम ही चांसेस हैं, पर यदि मान लिया जाता है तो पहले तो चर्चा होगी, फिर उनका जो मामलों की जांच है, विशेषाधिकार के हनन के मामलों की जांच है, वो एक विशेषाधिकार समिति को दी जाएगी। अब लोकसभा की जो विशेषाधिकार समिति है उसमें 15 सदस्य हैं और राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य हैं। ठीक है? बाकी विशेषाधिकार हैं क्या? देखिए, कहीं भी संसद ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है जिसमें एक एक प्रॉपर सूची है कि विशेषाधिकार हैं क्या, क्या-क्या विशेषाधिकार होते हैं, क्या-क्या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 105 में बस 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख है और वो है कि प्रत्येक सदस्य को बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा, संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन का अधिकार है। इसके अलावा जितने भी संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं, वह कहीं भी नहीं लिखे गए हैं। संसद की जो विशेषाधिकार समिति है, वही इस चीज का निर्णय लेती है कि विशेषाधिकार क्या है, क्या नहीं। ठीक है? हाँ, इन विशेषाधिकारों की सुविधा किसके पास है? संसद के सभी सदस्यों के पास है। संसद की प्रणाली में या संसद की कभी भी कोई प्रक्रिया होती है, उसमें जो लोग आ सकते हैं, कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, उनको भी इन विशेषाधिकारों की सुविधा है, जैसे कि महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, केंद्रीय मंत्री जो अभी तक जो चयनित नहीं हुए हैं, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, पर केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी सभाओं में आके लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वहां उसमें उपस्थित हो सकते हैं, कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, उनको भी इसकी सुविधा होगी। हाँ, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो संसद का हिस्सा जरूर हैं, संसद के सदस्य नहीं है, हिस्सा जरूर हैं, पर उन्हें ये विशेषाधिकार नहीं मिलते हैं। उनके लिए अलग विशेषाधिकार हैं जो अनुच्छेद 361 में उल्लेखित हैं। ठीक है? चलिए, अब हम आ जाते हैं आखिरी खबर पे। नागरिकता संशोधन कानून सीएए कागजी कार्रवाई सरल की गई। अब समाचारों में क्या था? केंद्र ने शुक्रवार को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने की सुविधा के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत जारी नियमों के दायरे का विस्तार किया है। तो देखिए, नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य क्या था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जितने भी अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन, जितने भी सिख, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, वह यदि 2014 से पहले 31 दिसंबर जो 2014 से पहले अगर भारत आ गए हैं तो उनको नागरिकता देने के लिए ये अधिनियम लाया गया था, ये कानून लाया गया था और इस कानून के तहत नियम जारी किए गए थे। अब उन नियमों में और सरलता आ सके, इसके लिए उन नियमों को और सरल बनाया गया है, क्योंकि इन नियमों के तहत जो यह अल्पसंख्यक थे, प्रताड़ित अल्पसंख्यक थे, ये कह रहे थे कि हमें थोड़ी-सी कठिनाई आ रही है कागजी कार्रवाई करने में, तो सरकार ने इन नियमों को और सरल कर दिया है। ठीक है? अब थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं कि ये सीएए है क्या? तो देखिए, ये दिसंबर 2019 में ये अधिनियम पारित किया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसका उद्देश्य क्या था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये है जो यहाँ पे ज्यादातर आपको अधिकांश मुस्लिम लोग ही मिलेंगे, पर यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं वह हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई लोग हैं और इनकी प्रताड़ना भी होती है। तो जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं वह अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं तो उन्हें नागरिकता मिल जानी चाहिए। इस अधिनियम के तहत जो नियम बनाए गए थे, देखिए कोई भी अधिनियम होता है उसके तहत सरकार नियम बनाती है। नियम में ये साफ-साफ स्पष्ट होता है कि ये जो अधिनियम है ये चलेगा कैसे। जैसे कि ये कानून तो पारित हो गया, परंतु ये जो अल्पसंख्यक हैं जो भारत आए हैं इन्हें कैसे अप्लाई करना, की कागजाई कार्रवाई करनी है, कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ भरना है, ये सब नियमों में होगा, अधिनियम में नहीं। ठीक है? अब इसके जो नियम थे इस अधिनियम के वो 4 साल बाद बनाए गए। यानी कि 2019 में तो पारित कर दिया इसे, पर 4 साल लग गए, 2024 11 मार्च को इसके नियम जारी किए हैं और अभी इन नियमों में विस्तार भी किया गया। ठीक है? चलिए।
इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वह होता है खत्म। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, क्योंकि देखिए जो समाचार हैं, जो दैनिक समाचार हैं और जो समाचार हैं वो सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के बिना आप सिविल सेवा परीक्षा निकाल ही नहीं सकते। ठीक है? प्रीलिम्स भी, मेंस भी, प्रारंभिक परीक्षा भी, मुख्य परीक्षा भी। और समाचारों को या करंट अफेयर्स को करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। ये नहीं कि कभी करंट अफेयर्स पढ़े नहीं और महीने के अंत में पूरे 1 महीने के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर रोज 20-20 मिनट निकालने हैं और हर रोज की मुख्य खबरें मेरे साथ कर लेनी है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओगे तो आगे चल के बहुत सुखी रहोगे। यदि ऐसा नहीं करोगे और सोचोगे अंत में ही मैं सारे करंट अफेयर्स कर लूं, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और मेरे साथ मात्र 20 मिनट में, 5-1 मिनट ऊपर-नीचे हो सकते हैं, पर मात्र 20 मिनट में सारे अपने दिन के समाचारों को पूरा करें। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।